हेलो एंड नमस्कार दोस्तों जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आए थे तब दोनों देशों ने एक विजन 2030 पर साइन किया था। यानी दोनों देशों का एक टारगेट था कि हमको 2030 तक हमारे बीच में जो ट्रेड है वो लगभग $100 बिलियन तक जाना चाहिए। लेकिन उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जानेंगे उसको वीडियो में आगे। लेकिन देखो, इस ट्रेड में एक दिक्कत ये थी कि जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना विद रशिया, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो हमारा अभी जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग $60 बिलियन है, विच इज़ वेरी ह्यूज, जो कि इंडिया के लिए लगातार एक दिक्कत बनती जा रही थी और कहीं ना कहीं रूस के लिए भी बनती जा रही थी, क्योंकि हमारे और रूस के बीच में जो ट्रेड होता है वो रूबल और रुपी में होता है, यानी दोनों देशों की लोकल करेंसियों में। जिससे क्या हो रहा था कि हमारा जो रुपी है वो रशियन गवर्नमेंट के पास में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जा रहा था, जिसका रशिया गवर्नमेंट कोई भी यूज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि या तो इंडिया से सामान मंगाओ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा या फिर उसी पैसे को इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्ट कर दो। यानी कि वाइडर रेंज पर रशिया कुछ उसका यूज नहीं कर पा रहा था। यानी दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी एक चिंता का सबब बन रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो जो टारगेट हमने रखा है वो शायद फेल कर जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए दोनों देशों ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जानेंगे इसको वीडियो में आगे इन डिटेल में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और स्पेस में इंटरेस्ट है सो इट इज़ वेरी गुड चैनल फॉर यू। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों आज की दुनिया में अगर कोई ट्रेड रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी और रिस्की है वो है इंडिया रशिया ट्रेड रिलेशनशिप। देखो, एक तरफ भारत और रूस मिलकर के 2030 तक $100 बिलियन ट्रेड का टारगेट रखा है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की वजह से नहीं, बल्कि जो रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से परचेज कर रहा है, उसकी वजह से ये लगातार बढ़ता जा रहा है। देखो, एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2020 के बाद में हमने जो रशियन क्रूड ऑयल खरीदा है वो लगभग 2020 से 2025 में वो 10 गुना हो गया है। तो ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ेगा ही ना, ऑब्वियसली। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस सिर्फ तेल बेचने वाला देश है? क्या सैंक्शंस के बाद रूस की जो इकोनॉमी है कोलैप्स हो चुकी है और भारत के सच में रूस के कंज्यूमर मार्केट से पैसा कमा सकता है? देखो, इन जो ट्रेड के जो पैराडॉक्स है ना, जो कन्फ्यूजन है, उसको लेयर बाई लेयर समझते हैं। देखो, एक तरफ तो मैसिव अपॉर्चुनिटी है यानी कि इंडिया, और दूसरी तरफ है ग्लोबल सैंक्शंस और एक ग्लोबल सैंक्शंस की लैंड माइन है ना, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि जो रशिया सैंक्शन के बाद भी क्या एक कंज्यूमर पावर है? देखो, सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। मिथ ये है कि सैंक्शन के बाद जब से रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ है और रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं, तब से एक मिथ फैला दिया गया है या फिर मान लिया गया है कि रशिया की जो इकोनॉमी है ना वो एकदम कोलैप्स कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी एकदम अलग है। कैसे? देखो, 2024 में जो रूस की जीडीपी है उसकी ग्रोथ लगभग 4.3%। पता है ये पूरे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या यूएसए है, इन सबसे बहुत ज़्यादा है। डाटा आप देख सकते हो यहाँ पे, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इवन यूएसए, इनकी जो इकोनॉमी है लगभग 1.7% के एवरेज ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ी है, जबकि रूस की 4.3%, यानी कि ठीक ठाक है। यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। देखो, दूसरा, अगर मैं पॉवर्टी रेट की बात करूँ तो रशिया का जो पॉवर्टी रेट है ना वो लगभग 7.2% से नीचे आ गया है, वो भी हिस्टोरिक लो को छू गया है। यानी कि कहीं ना कहीं बेटर कंडीशन में रूस जाता हुआ दिख रहा है। और इवन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रूस की जो 30 to 50% जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास में आती है। देखो, रूस के पास जो पॉपुलेशन है उसके पास पैसे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारे लिए जो कंज्यूमर मार्केट है, यानी कि जो कंज्यूम करते हैं लोग, वो चीज़ है, वो उस चीज़ के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। देखो, नेक्स्ट आप समझते हैं जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इवन सभी कंट्रियों के लिए वो अपॉर्चुनिटी है, वो है ब्रांड सब्सटीट्यूशन।
देखो जब से सैंक्शन लगे हैं रशिया पर तो एक बड़ा ब्रांड वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, क्योंकि जो वेस्टर्न ब्रांड थे, जो वेस्टर्न कंट्रियों के ब्रांड थे, वो रूस से निकल गए और उसी वैक्यूम में पैदा हुआ ब्रांड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी कि आज जो रूस की पॉपुलेशन है वो लगभग 46% जो रूस की पॉपुलेशन है वो नई नई ब्रांड को ट्राई कर रही है। वो जिससे क्या हो रहा है, एक सर्वे का डेटा ये कहता है कि जो रशिया का जो कंज्यूमर इंटरेस्ट है ना, वो एक तो इंडियन प्रोडक्ट में है, तुर्किश प्रोडक्ट में है और ईरानियन प्रोडक्ट में है। यानी इन तीनों कंट्रियों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रशिया के। यानी कि इन तीनों की तो खैर मैं क्या बात करूँ, मैं अपने इंडिया की बात करूँ तो इंडिया को रशियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट हब बनता जा रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए जो इंडिया की स्ट्रेटजी है वो समझते हैं। देखो इसको काउंटर करने के लिए सरकार ने आइडेंटिफाई की है लगभग 300 हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट्स जिन्हें रूस इंपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया बैरली यानी बहुत कम एक्सपोर्ट करता है रूस को। वैसे तो बहुत इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो टोटल गैप है करीब $37 बिलियन का। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा आंकड़ा देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल, इंडिया एक्सपोर्ट करता है रूस को लगभग $546 मिलियन। रसिया कितना इंपोर्ट करता है? रशिया इंपोर्ट करता है लगभग $9.7 बिलियन। यानी कि यहीं पर जो गैप है वो है लगभग $9 बिलियन का। सिर्फ फार्मास्यूटिकल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी कि यहाँ पर हम जेनरिक मेडिसिन्स और जो लो कॉस्ट फार्मा है वो इंडिया के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवांटेज रखता है। दूसरा, अगर मैं इंजीनियरिंग गुड्स की बात करूँ तो ये सबसे बड़ा गैप यही है। देखो यहाँ पे जो रशिया जो इंपोर्ट करता है ना, वो करता है लगभग $2.7 बिलियन। यानी पूरी दुनिया से जो रसिया इंपोर्ट करता है वो $2.7 बिलियन है। तो हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं रूस को? वो लगभग $90 मिलियन। यानी बहुत बड़ा गैप है यहाँ, तो बहुत बड़ा गैप है। हम इस पूरे के पूरे जो इस रसिया का जो मतलब इसमें जो अपॉर्चुनिटी है पूरी की पूरी को ग्रैब करने के लिए हम बने हुए हैं, क्योंकि हमारा जो इंजीनियरिंग गुड्स के मामले में इंडिया बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी ट्विस्ट की बात यह है, अब देखो अब आपको लग रहा होगा कि अब यहाँ पे हमको चाइना को भी तो काउंटर करना पड़ेगा। देखो इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, देखो रूस भी चाहता है कि जो चाइना पर उसकी डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म करे, क्योंकि किसी पर भी जो डिपेंडेंसी है वो अच्छी नहीं होती। तो रूस की गवर्नमेंट खुद फॉरवर्डली इसको चाहती है कि हम जो डिपेंडेंसी चाइना पर बनी हुई है उसको कम करें, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ऑटोमेटिकली इंडियन कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो यहाँ पर जो मशीनरी हो गई, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट हो गए, ऑटो पार्ट्स हो गए, इंडिया के लिए एकदम बहुत बड़ा डोर खुला हुआ है। तीसरा हो गया कंज्यूमर लेबर इंटेंसिव गुड्स। देखो लेबर इंटेंसिव गुड का मतलब होता है जिसमें हमको बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। देखो टेक्सटाइल हो गया, इसमें लेदर हो गया, फुटवेयर हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गए हैं, और ये हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, जिसमें लो कॉस्ट प्लस लार्ज रशियन मार्केट इक्वल टू परफेक्ट मैच। लेकिन यही कहानी डेंजरस मोड़ लेती है। कैसे? देखो पूरे रशिया में सैंक्शंस की माइनफील्ड बिछी हुई है, यानी यहीं से सबसे बड़ा रिस्क है। अब माइनफील्ड मतलब बहुत ज़्यादा सैंक्शंस का रिस्क है। ठीक है, देखो यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया यानी कि ब्रिटेन, यूके, इसने रूस के खिलाफ एक मल्टी लेयर्ड एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम बनाया है। यानी गोल एकदम साफ है कि रूस को मिलिट्री और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से दूर रखना। देखो इसी के लिए उन्होंने बनाया है कॉमन हाई प्रायोरिटी आइटम्स लिस्ट, इसको ये बोलते हैं CHPL। ये इस लिस्ट में लगभग 50 HS कोर्स जो कि रशियन मिसाइल्स और ड्रोन में पाए गए हैं, मतलब उनको एक्सपोर्ट पर एकदम बैन लगा दिया गया है। देखो इसमें जो Tier 1 लेयर है ना वो सबसे हाईएस्ट रिस्क वाली है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, प्रोसेसर्स हो गए, मेमोरी चिप्स हो गई, एम्पलीफायर्स हो गए, और यानी कि डायरेक्ट लिंकेज जो मिलिट्री के सामान में, जो कि ड्रोन मिसाइल्स वगैरह में, जेट्स वगैरह में डायरेक्ट मतलब वो लगते हैं, उनको हम बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं करते रसिया को। अगर करेंगे तो सैंक्शन लग जाएंगे। ठीक है, दूसरा हो गया Tier 2 और Tier 3। इसमें क्या है, नेविगेशन में काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट और स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट, मतलब ये थोड़ी कम रिस्क है Tier 1 से, लेकिन ये भी रिस्की है। इसमें जो फोर्थ लेयर है वो है CNC मशीन टूल्स, और ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स और प्रिंटेड सर्किट इक्विपमेंट। यानी कि उनको लगता है कि रसिया के पास अगर ये सेमीकंडक्टर जो बनाने वाली मशीन्स के टूल पहुंच गए तो वो खुद सेमीकंडक्टर बनाएंगे अपनी मिलिट्री के लिए।
इसका मतलब सीधा है कि जो हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हैं ना थ्रू रशिया, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस जोन में हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो रशिया को अपना ये इंजीनियरिंग गुड्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। देखो जो सेकंड डोर से सब काम होते हैं, यानी कि ऑफ़िशियली वो इंडिया से नहीं गया होगा, वो थर्ड पार्टी के थ्रू गया होगा। लेकिन हम कर सकते हैं। एक्चुअली जो यही रशियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो मतलब जो एक्चुअली वेरिफ़िकेशन है ना इम्पोर्ट की ये कहाँ से हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, ताकि जिस देश से उन्होंने इम्पोर्ट किया है उस पर रिस्क ना आए। तो यही रशियन गवर्नमेंट चाहती है। और लेकिन यहाँ पर रिस्क ये सबसे बड़ा है कि जो इसको चालाकी से नहीं कर सकता ना, जिसने थोड़ी जो केयरलेस एक्सपोर्टर होते हैं, जो केयरलेस होते हैं एकदम, उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। यानी अगर सैंक्शन लग गए तो पूरी की पूरी कंपनी ठप हो सकती है। तो कंक्लूजन ये है कि देखो, हाँ, एक तरफ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट है जो 300 ये प्रोडक्ट जो आइडेंटिफाई किए हैं, ये सैंक्शन फ्री है, मतलब इन पे सैंक्शन नहीं लग सकता और रशियन मार्केट में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रशिया और इंडिया जो इनका विजन 2030 है, उसको अचीव करने में सक्षम होंगे कि नहीं होंगे? व्हाट्स योर ओपिनियन, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और ये जो इंडिया का जो पुश है अपने ट्रेड डेफिसिट को लेकर के, इस पर भी आपके क्या ओपिनियन है? क्या ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा? सब कुछ दोस्तों जो भी कुछ है आप कमेंट करना, और कमेंट ज़रूर करना यार, क्या करो, क्योंकि मेरे को जो एंटी इंडियंस लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जो इंडिया को लव करते हैं उनके कमेंट्स मेरे को बहुत कम आते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार आप सब कमेंट करो, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।